हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ विद ज्यों शर्मा में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द्विघात समीकरण। इससे अगले वीडियो में हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं ये बता दूँ कि पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे अगले वीडियो मिल सके और उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई समस्या हो, अगर आप कोई हमें कीमती सुझाव देना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम अगले वीडियो में और अच्छा करने की कोशिश करें। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण देखिए, हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद, उसी की तरह है, ज़्यादा अलग नहीं है। द्विघात बहुपद पढ़ा था और हमने ये बताया था कि उसका एक व्यापक रूप होता है। और व्यापक रूप क्या पढ़ा था हमने? ax² + bx + c। आज हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। उसमें इसी की तरह व्यापक रूप में थोड़ा सा चेंजेस है। ax² + bx + c = 0। यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। जैसा द्विघात बहुपद था उसमें बराबर में यदि मैंने 0 लिख दिया, ये बन गया अपना द्विघात समीकरण। आज हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ द्विघात बहुपद में इस x का जो मान प्राप्त होता था उस मान को हम शून्यक कहते थे। और आज इसमें जब x का हम मान प्राप्त करेंगे उस मान को शून्यक की जगह नाम देना है मूल। वो और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कोई अलग नहीं। पहले शून्यक था, अब मूल हो जाएगा। और ज्ञात करने के लिए है, पहले हम शून्यक ज्ञात करते थे, आज हम मूल ज्ञात करेंगे। और मूल ज्ञात करने की अलग अलग 3 विधियाँ होंगी। और उन 3 विधियों में जो पहली विधि होगी वो द्विघात बहुपद जब हमने किया था उसमें शून्यक ज्ञात करने के लिए जो विधि हमने यूज़ की थी, जिस विधि का नाम था गुणनखंड विधि। तो वो विधि मुझे यहाँ ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उसका एक प्रश्न आपको यहाँ ज़रूर सिखाऊंगा कि गुणनखंड विधि मतलब उसमें सर्वसमीकरणों का वो प्रयोग था। और उसी विधि से हम मूल ज्ञात करेंगे आज। ये द्विघात बहुपद के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका एक प्रश्न कर देते हैं, इसमें ज़्यादा कोई अलग है नहीं। मूल ज्ञात करने के लिए और विधि लगाएंगे आज गुणनखंड विधि। जैसे मैंने प्रश्न दिया x² + 7x - 30, ये प्रश्न है। अब ये जो आपको दिख रहा है ये तो द्विघात बहुपद है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ बराबर लगा दिया और भी कोई संख्या आ सकती है, लेकिन मैं 0 लिख रहा हूँ अभी। तो इस प्रश्न को यदि हम सरल करना चाहें तो किस प्रकार से सरल करेंगे? पहली विधि से कर रहा हूँ मैं, गुणनखंड विधि से। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको सर्वसमीकरण करनी है पहली, वो नहीं लगे तो दूसरी, तीसरी मैंने बताया अलग है, वो तीसरी इसमें नज़र नहीं आ रही है क्योंकि तीसरी में केवल 2 ही पद होते हैं, इसमें 3 पद है। तो पहली दूसरी नहीं हुई तो चौथी। पहली में क्या मांगते थे कि x² यानी पहला पद स्क्वायर होना चाहिए, अंतिम पद भी स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन अंतिम पद स्क्वायर नहीं है, इसलिए पहली और दूसरी दोनों नहीं, चौथी में मैंने बताया कि पहले को छोड़ दो, अंतिम को भी छोड़ दो, ये लिख दो। वैसे इस बीच वाले के आपको टुकड़े करने हैं, तो मैंने आपको सिखाया था कि कैसे करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले को अंतिम से गुणा करना है। इन दोनों को मैं जैसे ही गुणा करूंगा तो मेरे को प्राप्त हो रहा है -30x²। तो इसके भी ऐसे टुकड़े मैं लिखूंगा यहाँ जिनका गुणा ये हो। -30x², ये गुणा होना चाहिए इतना, और गुणा ये, लेकिन जोड़ बाकी से मुझे प्लस का 7x मिलना ही चाहिए। तो मैं इसके लिए मैंने आपको टुकड़े करने सिखाए थे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कोशिश करना। तो मैं यहाँ प्राप्त हो रहा है मुझे -30x², माइनस का हो रहा है मतलब एक टुकड़ा माइनस का ही होगा। तो अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस के 10x माइनस का 3x मैंने टुकड़े कर दिए। इससे मुझे प्लस का 7x मिल रहा है, इन दोनों का गुणा मुझे ये माइनस का 30x² मिल रहा है। अब इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है, जो निकल रहा है दोनों में सेम है वो बाहर निकालना है। जो बच गया उसे सीधा कोष्टक में ही लिखेंगे। पहले में बच गया x, दूसरे में बच गया 10। अब इन दोनों में से मैं जो कॉमन निकालूंगा, अगर आप कॉमन निकाल सकते हो तो निकाल सकते हो, और अगर आप कॉमन नहीं निकालना चाहो और कम समय में करना चाहो तो ये बता दूं, मैंने आपको बताया था
कि ये जो कोष्टक x प्लस 10 आएगा तो इनमें कॉमन निकालने के बाद जो बचेगा वो भी ऐसा ही होगा, ये सेम ही होगा। तो इसलिए यहाँ पता है यही बचना है x प्लस 10। तो अब सोचो कि पहले दूसरे में दोगे था, तीसरे में देखो कि भाई सिर्फ x को यहाँ पे रखना है तो इससे बाहर क्या जाए, तो फिर माइनस का जाएगा 3, बराबर बच गया 0। अब इन दोनों पदों में ये कोष्टक सेम दिख रहा है तो इसको अब कॉमन निकाल देंगे, x प्लस 10 जो बच गया वो x माइनस 3 फिर बराबर हो गया 0। अब इन दोनों को देखो ये हो गया गुणनखंड, इसीलिए विधि का नाम गुणनखंड विधि है। तो फिर पहले गुणनखंड को लेना है बराबर में 0, x माइनस 3 ये बराबर में 0। वैसे ही करना है जैसा द्विघात बहुपद में किया था। अब यहाँ से ये 10 उधर जाएगा, माइनस के 10 हो जाएंगे, ये माइनस का 3 उधर जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये दो प्राप्त हो गए आपको मान x के। तो इन्हें द्विघात बहुपद में हमने शून्यक नाम दिया था और यहाँ पे हम इनको मूल नाम देंगे, माइनस के 10 और 3। अब ये मूल हो गए। अब देखिए मूल ज्ञात करने की जो दूसरी विधि है बहुत इंपॉर्टेंट विधि है 10वीं क्लास के लिए ये, और ये बोर्ड परीक्षा में लगभग ये पूछी जाती है। अब मूल ज्ञात करने की दूसरी विधि जो है उसका नाम है पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग बनाकर देखिए, जैसे मैंने आपको पहली सरसमीका पढ़ाई थी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमने जो 2 सरसमीकाएं पढ़ी थी, इन दोनों में क्या हुआ कि इसके ऊपर भी होल स्क्वायर है और इसके ऊपर भी होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को ही पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो यहाँ लिखा है पूर्ण वर्ग बनाकर, मतलब मैं आपको जो भी प्रश्न दूंगा उस प्रश्न को आप पूर्ण वर्ग में चेंज करेंगे। और वो चेंज कैसे करेंगे, वो कैसा स्टेप होगा, वो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे अपना प्रश्न आ गया, हाँ 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0, इस विधि से हल करेंगे अब। और इसका आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना, मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, पहला स्टेप, और स्टेप का ध्यान रखें और इस वीडियो को थोड़ा बार बार देखें। जैसे ही आपको स्टेप समझ में आए ये विधि आपकी क्लियर है। पहला स्टेप ये होगा, x स्क्वायर के गुणांक को 1 करो। जो भी गुणांक आया, अगर 1 है गुणांक तो अच्छी बात है, 1 अगर गुणांक 1 नहीं है तो आपको यहाँ 1 बनाना है। x स्क्वायर के आगे 3 है, इसको 1 बनाना है, 5 है तो 1 बनाना है। और अगर पहले से 1 है मतलब आपका पहला स्टेप हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर है, इसके आगे 3 है, इसको बनाना है 1, तो हम 1 लिखेंगे क्या, समीकरण में 3 का भाग देने पर, या 5 होता तो 5 का भाग देने पर, 7 होता तो 7 का भाग देने पर, जो होता उसका भाग दे देते, वहाँ 1 हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ भाग दे रहा हूँ, 3x स्क्वायर बट्टे 3, ये 7x बट्टे 3 माइनस के 6 बट्टे 3 और बराबर में 0। अब आप कहोगे सर इसमें सिर्फ देना था, आपने सब में क्यों दिया? क्योंकि इसमें भाग देने के लिए हमें पूरे में भाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसमें 3 का भाग दोगे और इनमें नहीं दोगे तो ये समीकरण ही चेंज हो जाएगा। नहीं तो अब ये समीकरण चेंज नहीं हुआ है और यहाँ पे भी 3 का भाग दे देंगे, ऐसे ही लिख देते हैं, कोई नंबर हो या ना हो लिख दो। यहाँ पे ये दोनों कट गए, बच गया x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 7x बट्टे 3, यहाँ पे ये सरल हो नहीं रहा है तो छोड़ दो इसको, माइनस यहाँ पे हो रहा है तो फिर लिख दो बराबर में 0 बट्टा 3 का कोई मतलब नहीं है, ये आप ध्यान रखें। आगे अब इस पूरे में हम क्या देखते हैं कि ये जो आपका मिला ये पहला स्टेप हो गया है। अब बढ़ेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ, इसको छोड़ दो, हो गया। दूसरे को छोड़कर सीधा तीसरे के पास जाओ, तीसरे पद के पास, और क्या करना है, अचर पद का पक्षांतरण करना है, उसे उस तरफ ले जाना है। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा, इसको छोड़ दो, यहाँ ये कर दिया, ये जो था ये बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस का 2 है तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 2। ये अपना हो गया स्टेप नंबर 2।
ये हमने कर दिया है। अब है स्टेप नंबर 3। अब बताओ कौन सा पद बच गया। पहले पद के साथ हमने ये कर दिया, दूसरे पद का, तीसरे पद का हमने पक्षांतरण कर दिया, बचा कौन सा, दूसरा। अब दूसरे को आप ध्यान से देखना थोड़ा। अब क्या करना है आपको, x के गुणांक, x का जो भी गुणांक बच रहा है पूरा, प्लस का 7/3 बच रहा है, x के अलावा जो है इसका ये गुणांक है, x के गुणांक के आधे का वर्ग, ये करना है आपको। x का जो गुणांक है पहले उसका आधा करना है, बट्टे 2 करना है। वो 2 अगर आपको कट रहा है कहीं पे, कैंसिल हो रहा है तो कर देंगे, नहीं हो रहा है तो वैसे का वैसे छोड़ देंगे। फिर वर्ग करेंगे और वर्ग करने के बाद दोनों पक्षों में जोड़ने पर, फिर वो दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, कुछ नहीं करना है। अब इसमें क्या करना है, इसका जो गुणांक है उसका आधा करेंगे, आधा करने के बाद उसका वर्ग करेंगे, फिर इस दोनों पक्षों में, इस पक्ष में भी जोड़ेंगे और इस पक्ष में भी जोड़ेंगे। चलिए तो यहाँ पे बताओ x का गुणांक कौन हुआ, 7/3, फिर आधा करेंगे तो बट्टा के नीचे 2 लगेगा। अब बताओ इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ गुणा आ जाएगा। अगर यहाँ बट्टा नहीं होता तो बट्टा के नीचे 2 लिख देते, और बट्टा था तो फिर भी हमने बट्टा के नीचे ही 2 लिखा है, तो ये हो गया। फिर इसका क्या करेंगे, वर्ग, फिर दोनों पक्षों में जोड़ने पर। अब मैं दोनों पक्षों में जोड़ रहा हूँ, ये वापस लिखेंगे, x² हो गया प्लस का 7x/3 हो गया, यहाँ प्लस, अब ये जो बना कट नहीं रहा है तो 7 ये बन गया 6, और फिर हो गया ये स्क्वायर, ये मैंने बताया आधे का वर्ग, ये आधे का वर्ग हो गया। बराबर में कितना पड़ा है, 2, उसमें भी यही जोड़ेंगे, 7/6 का स्क्वायर, ये दोनों में कर दिया। ये जैसे ही आपने 3 स्टेप कंप्लीट किए, अब ये जो बराबर के जो ये आगे बचा है, इसमें या तो पहली सरसमीका का निर्माण हो चुका है या फिर दूसरी सरसमीका बन चुकी है। अब हम देखेंगे ध्यान से, यहाँ आपको कहीं भी माइनस नज़र नहीं आ रहा है, मतलब ये पहली सरसमीका बन गई है। अगर यहाँ माइनस होता तो ये होती दूसरी। 3 स्टेप अगर आपने सही से कर दिए तो सरसमीका ही बनेगी, आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। निर्माण अब आगे देखिए, अब इसमें आपको जो सरसमीका मिल रही है वो लगवानी है, मैंने बताया था कैसे लगानी है। स्क्वायर के अलावा छोड़ दो, स्क्वायर के अलावा ये जो है उन दोनों को लेना है, x और ये 7/6, जो बीच में बचा वो हमारे लिए 2ab है, 2ab के चिन्ह लेना है, तो ये हो गया प्लस। अब इन पूरे को छोड़कर अब इस पर आएगा होल स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग बन गया आपका। बराबर, इसको आप सरल कर दो, ये हो गया 2, ये प्लस, और ये जो है स्क्वायर हो जाएगा 49/36। यहाँ स्क्वायर में नहीं करना है, यहाँ तो आपको जो ये लिखा है उसे सरसमीका का निर्माण करना है, उस तरफ वाले को सरल करना है। अब देखो यहाँ पे x + 7/6 का होल स्क्वायर बराबर, अब इसको सरल करना है, जोड़ना है या घटाना, जो भी करना है। यहाँ पे जोड़ हो रही है, यहाँ पे ये संख्या है और ये भिन्न है, इनको भी जोड़ने का डायरेक्ट तरीका है, इस नीचे वालों को इससे गुणा करो, तो 36 हो गए 72, ठीक है, 72 और इसको आप जोड़ दो, 72 और 36 72 और 49, ये हो गए 121, बट्टा में हो गए 36, इतना कर दिया। फिर आपको यहाँ का होल स्क्वायर हटाना, सरल करने के बाद होल स्क्वायर को हटाना है, तो x + 7/6 हो गए बराबर, यहाँ का होल स्क्वायर वहाँ जाएगा, ये लगेगा √ 121/36। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे ही यहाँ से होल स्क्वायर यहाँ पे √ लगेगा, इस √ के बाहर हम प्लस या माइनस दोनों लगाएंगे, प्लस माइनस। इसका मैं आपको कारण बता दूँ, मैंने बता भी था आपको कि द्विघात बहुपद के अंदर जब घात 2 होती है तो मान भी हमें 2 प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे होल स्क्वायर हटाने के बाद जो हमने ये लगाया है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो भी उत्तर प्राप्त हो सकता था, लेकिन हमने होल स्क्वायर हमने ये से लगाया यहाँ पे √ अब एक उत्तर प्लस में लिखेंगे, एक उत्तर माइनस में लिखेंगे, अपना उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, x + 7/6 बराबर, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस तो है ही, √ निकालना है। 121 किसका वर्ग है, वही इसका वर्गमूल, 121 11 का वर्ग है तो 11 वर्गमूल हो गया 36, ये हो गया 6। अब आपको क्या करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ये जो आपको मान प्राप्त हुआ उसे एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं धनात्मक और यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऋणात्मक।
बराबर के जो आगे आया उसे धनात्मक ऋणात्मक मत करना, जैसा है वैसा ही लिखना है। उसे अगर आपने धनात्मक ऋणात्मक कर दिया तो पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा, फिर बराबर लिखेंगे। अब इसमें इसे एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक करना है, ठीक है। अब ये वही काम पक्षांतरण वाला जो 8वीं क्लास में हम समीकरण पढ़ते थे, अब इसे उस तरफ ले जाना है। 11/6 तो यहाँ है ही, इसे ले जाएंगे यहाँ तो -7/6 हो जाएंगे। फिर x का मान करेंगे। अब देखो ये भी 6 है, ये भी 6 है, इसमें हरों को पहले देखेंगे तो ये तो अपना 6 ही रहने वाला है। ये सीधा 11 - 7 सीधा लिख देंगे, 11 - 7 ये अपना हो गया। 11 में से 7 गए, पीछे बच गए ये अपना 4/6। इन दोनों को हमने काट दिया 2 के पहाड़े से, ये अपना बन गया 2/3। ये 2/3 x का मान है। यहाँ पे ये x ये अपना -11/6 है, उसे इस तरफ ले जाएंगे तो -7/6 हो जाएंगे। अब इसमें भी देखो ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये भी 6 ही रहेगा। -11 है और -7 है, ये बन गए -18 बट्टा में बन गया 6। इन दोनों को अगर मैं काटूं तो बन जाएगा अपना माइनस के बन जाएंगे 3। ये हो गया x का मान। अब ये x के जो 2 मान आए, पहले हम उनको शून्यक लिखते थे द्विघात बहुपद में। अब यहाँ पे आप लिखोगे मूल 2/3 और -3। ये हमने पढ़ ली है अपनी पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करने की ये विधि है, जिसमें मैंने आपको 3 स्टेप बताए। वो 3 स्टेप आप जब वीडियो चल रहा हो तो ये 3 स्टेप अपने कॉपी में आप ऐड कर दो, लिख दो, और ये प्रश्न जो मैंने किया है ऐसे ही आप प्रश्न बनाने की आप कोशिश करें। पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति। मूल ज्ञात करने की एक और विधि है, लेकिन ये प्रकृति पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। मूलों की प्रकृति यानी इसमें मूल नहीं ज्ञात करने, इसमें आपको ये बताना है कि भाई जो मूल हम प्राप्त करेंगे, जैसे अभी मैंने 2 मूल करवाए, वो जो मूल आए उनमें 3 तरह की कंडीशन होती है। या तो मूल बराबर होते हैं दोनों, या फिर दोनों 2 मूल होते हैं लेकिन बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग जैसे अभी हुए थे, और या फिर मूल होंगे ही नहीं, क्योंकि हर एक प्रश्न तो सही नहीं होता। इसीलिए आपको मैं मूलों की प्रकृति करवा रहा हूँ कि कौन सा प्रश्न हमें मूल करके देगा और कौन से जो प्रश्न है वो मूल करके नहीं देगा। इसीलिए मूलों की प्रकृति का एक सूत्र है विविक्तिकार। इसे विविक्तकार भी कहते हैं और इसे विविक्तिकार भी कहते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, ये बहुत ही सरल सूत्र है। आपको मैंने व्यापक रूप बताया था, उसमें से आप सबसे पहले आप लोगे b x का गुणांक, फिर उसका स्क्वायर, फिर माइनस में 4ac, ये b², ये माइनस में 4ac। ये सूत्र है विविक्तकार, और मूलों की इस प्रकृति हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। चाहे कोई भी प्रश्न आ जाए, जैसे मैंने मन से ऐसे ही प्रश्न बना दिया 3x² - 8x + 3। हमें पता नहीं है, ठीक है, कि इसका मूल अलग अलग होगा या नहीं होगा। मूल ज्ञात नहीं करने हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अब मुझे इसमें सबसे पहले बताने पड़ेंगे मुझे गुणांक, क्योंकि ये गुणांक है b a c, ये सब गुणांक है। तो गुणांक में a बराबर हो गया 3, b बराबर -8 और c बराबर हो गया 3। अब इसमें करेंगे, देखो तो कैसे करना है। सबसे पहले आप लिखोगे विविक्तिकार, और विविक्तकार अपना है b² - 4ac। अब इसमें मान रखेंगे, b का मान कितना है -8, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर -4 है, फिर a कितना अपना 3 इंटू c कितना अपना 3। अब गुणा करो, ये 8 है, वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 64। अब देखिए माइनस की संख्या उसका वर्ग करोगे तो वो हमेशा प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि वर्ग मतलब 2 बार गुणा करने के लिए। अब माइनस को 8 को 2 बार लेके गुणा करोगे तो डबल माइनस हो गया, तो फिर प्लस होना ही है डबल माइनस का। इसमें एक ही माइनस है, 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36। अब इसमें घटा दो, 14 में से 6, फिर 8, ये 5 में से 3, ये 2। ये अपना मान आया है विविक्तकार इसका 28। अब इस 28 को देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें मूल होगा या नहीं होगा, या अलग अलग होगा या सेम होगा, वो बताएंगे। लेकिन उसके लिए मैं आपको यहाँ इतना करके छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, प्रकृति के लिए 3 कंडीशन बनेगी। आपने मान किसका किया, b² - 4ac का। अब इसमें जैसे आपने किया, या मैं और लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि 3 तरह के हमें मान प्राप्त हो सकते हैं इसमें। जैसे आपने ये प्रश्न किया, ठीक है, और मान प्राप्त हुआ 28, यानी 28 मतलब कैसा मान प्राप्त हुआ हमें मान प्राप्त हुआ प्लस का। प्लस का मतलब
मैं इसकी तुलना कर रहा हूँ, इसकी तुलना किसके साथ? 0 के साथ, इसकी भी तुलना 0 के साथ, इसकी भी तुलना 0 के साथ। अब देखो मैंने क्या देखा कि सर ये जो 28 मान प्राप्त हुआ वो इसका मान 28 है, इस पूरे का मान 28 है, मतलब 0 से कैसा है? बड़ा। ये बड़े का चिन्ह है, ये 0 से बड़ा प्राप्त हुआ। या फिर यहाँ पे मान लो कि प्राप्त हो गया उत्तर 0 ही प्राप्त हो गया, यानी 0 के बराबर। या फिर ये माइनस का प्राप्त हो गया, और माइनस का जो मान होता है वो 0 से भी छोटा होता है और 0 बड़ा होता है। तो ये 3 तरह की कंडीशन बनती है, एक बार मान 0 से बड़ा, एक बार 0 के बराबर, और एक 0 बड़ा और मान किसका? माइनस का। अब इन तीनों कंडीशन में देखिए क्या होगा। जब भी आपको ये कंडीशन मिलेगी, आप ये लिख दो कि ये जो मान है 28, ये अंडर रूट में रखने के लायक है या नहीं, ये सोचना है आपको। व्युत्कार करना है, व्युत्कार करने के बाद ये जो मान आया उसका यही सोचना है कि ये जो 28 है चाहे कुछ भी है वो अंडर रूट में रखने के लायक है या नहीं है। अंडर रूट में रखने के लायक कौन होता है मैं बता दूं आपको, 0 अंडर रूट में रखने के लायक होता है, क्योंकि हम अंडर रूट निकाल सकते हैं उसका। 0 से बड़ी अगर संख्या है तो उसको भी हम अंडर रूट निकाल सकते हैं, और अगर अंडर रूट नहीं निकलता है तो उसका एक मान भी उसका हम प्राप्त कर सकते हैं दशमलव में। लेकिन माइनस की जो संख्या होगी वो अंडर रूट के अंदर रखने के लायक नहीं होती है। तो यही सोचना आपको कि अंडर रूट में रखने के लायक है या नहीं। तो यहाँ जो मान हम देखेंगे 0 से बड़ा, बड़ा मतलब धनात्मक, अंडर रूट में रखने के लायक है, और जिसका भी अंडर रूट में रखने के लायक मान होगा वहाँ पे हमेशा मूल वास्तविक होंगे। ठीक, अब देखो ये 0 के बराबर मतलब ये 0 ही आया, मान लिया कि किसी प्रश्न में आएगा तो 0 आया, मतलब इसमें भी मूल वास्तविक, क्योंकि 0 अंडर रूट में रखने के लायक है। लेकिन जैसे ये देखो यहाँ पे मान लो किसी प्रश्न में ये कंडीशन आ गई कि ये जो मान आया वो माइनस का प्राप्त हुआ, अंडर रूट में रखने के लायक नहीं है, मतलब मूल काल्पनिक है। और काल्पनिक मतलब मूल कर नहीं सकते, मतलब ऐसा कोई प्रश्न आए जिसमें ये मान हमें माइनस का प्राप्त हो तो वहाँ मूल काल्पनिक मतलब मूल कर ही नहीं सकते, यानी इसमें मूल कर नहीं सकते, मूल काल्पनिक है, मूल असंभव है, मूल संभव नहीं है, जो आप लिखना चाहो। लेकिन इन दोनों में देखो, इसमें भी मूल वास्तविक, इसमें भी मूल वास्तविक, तो सर फर्क क्या हो गया? अब फर्क देखो, यहाँ ये जो चिन्ह देख रहे हो आप बराबर का लगा है, इसलिए आप यहाँ ये लिखो कि मूल वास्तविक और समान है, इसमें आपको मूल समान ही प्राप्त होंगे। ऐसा कोई प्रश्न आया और 0 प्राप्त हुआ, मूल वास्तविक तो लिखना ही है क्योंकि 0 अंडर रूट में रखने के लायक है, और समान प्राप्त होगा। ये तो इसमें क्या आएगा? मूल वास्तविक और असमान है, जैसा अभी हमने प्रश्न किया था जिसमें आपने अभी विधि की थी, दूसरी विधि पूर्ण वर्ग बनाकर उसमें हमने ज्ञात किए थे 2 मान, दोनों ही मान थे, किए थे हमने, लेकिन दोनों ही अलग अलग थे, मतलब ये कंडीशन थी। तो ये 3 कंडीशन आपको मिलेगी मूलों की प्रकृति में। ये सूत्र लगा के फिर मान करना है और 0 के साथ आपको इस प्रकार से तुलना करनी है। तो ये अपना हो गया मूलों की प्रकृति। अब मूल ज्ञात करने की अंतिम विधि है श्रीधर आचार्य विधि या द्विघाती सूत्र। अब इसमें क्या होता है कि वैसे शून्य को हमने बताया था अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे जो हमारे मूल हैं उन्हें भी हम अल्फा और बीटा से दर्शाएंगे, लेकिन उसके लिए मूलों के लिए एक सूत्र है इसमें जिसका नाम है द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य विधि। बहुत ही सरल है, लेकिन आपको मैंने इससे पहले मूलों की जो प्रकृति का बताया b² - 4ac, उसका भी इसमें ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये सूत्र आपको पहले पढ़ाया। अब मूल के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको उसी व्यापक रूप में से, जो व्यापक रूप मैंने आपको बताया था, उसी में से आपको ये लेना है b, और उसे b को ऋणात्मक दर्शाना है, माइनस का। फिर इसके बाद में बारी आएगी इसकी, जिसे हमने अभी अंडर रूट में रख के ट्राई किया था कि अंडर रूट में रखने के लायक है या नहीं है, तो उसे अंडर रूट में ही रखना है। इसीलिए मैंने वहाँ आपको ये पढ़ाया कि ये अंडर रूट में रखने के लायक है या नहीं। धनात्मक मान आया तो लायक है, 0 है तो भी लायक है, लेकिन माइनस का हुआ तो वहाँ लिखेंगे मूल काल्पनिक है, यानी मूल हम ज्ञात करेंगे ही नहीं, किसी विधि से ज्ञात नहीं कर सकते। अब इसके अंडर रूट के आगे हमने बताओ, वहाँ पे हमने क्या लगाया था? प्लस भी लगाया था और माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि 2 मान आएंगे ये तो पता है, तो प्लस माइनस दोनों लगा दिए। और इसके अंदर ये लिखेंगे b² - 4ac हो गया। अब पूरे के नीचे बट्टा लगाना है। कोई क्या करता है, आधे के लगा देता है, आधे में नहीं लगाता, तो गलत हो जाएगा, इसलिए पूरे के नीचे लगाना है और फिर लिखेंगे 2a। ये अपना हो गया मूल ज्ञात करने का सूत्र, जिसे द्विघाती सूत्र कहते हैं। ये सूत्र और ये सूत्र आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे, इसलिए ध्यान रखना। हमने पहले पढ़ा है ये मूलों की प्रकृति वाला b² -
फॉर AC, अब देखो कि क्या है, गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तब फॉर AC यानी 1-2 AC से हमारा काम नहीं चलने वाला है, सीधे 4 AC लगाएंगे। ठीक है, तो चलो काम चल जाएगा अपना। तो इस तरह से ये इसके अंदर आएगा, तो ये कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको थोड़ा देख लें आप ज़्यादा। ये मूल ज्ञात करने सूत्र हो गया, तो ये पता है, जैसे हमने पूर्ण वर्ग बनाकर क्या किया था, एक बार धनात्मक लिया था, एक बार ऋणात्मक लिया था, इसमें यही करना है, सिर्फ आपको गुणांकों से सीधा और कुछ नहीं करना, जिसे सूत्र यानी सबसे सरल विधि ये है। चलिए मूल ज्ञात करने के लिए विधि आ गई है, और एक प्रश्न लेते हैं, जैसे 3x² - 11x + 6 और बराबर हो गया 0। अब इसे मुझे इस विधि से सरल करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो सबसे पहले मैंने बता दिया, जैसे ही आप ध्यान रखना, एक द्विघाती सूत्र ये आ जाए, तो सबसे पहले इसमें देख लिया हमने कि इसमें ये विविक्तकार वाला सूत्र भी काम में आ रहा है। इसका मतलब हम पहले इसमें विविक्तकार करेंगे, क्यों? पहले बाद में वैसे ही ज़रूरत पड़ने वाली है, तो क्या पता हो या ना हो, तो पहले हम करेंगे विविक्तकार। तो b² - 4AC, अब इसमें मान रखेंगे जितने भी जो भी मान है। b का मान कितना है? -11 है, फिर स्क्वायर -4 इंटू a का मान हमारा 3 इंटू c का मान हमारा 6। अब देखो इसका जो वर्ग किया वो 121 हो गया, प्लस का होगा, वर्ग हमेशा माइनस का हो तो भी वर्ग हमेशा प्लस का आएगा। तो ये देखो 72 हो गए अपने। अब इसमें से घटा दो, 11 में से 2 गए, फिर बच गए 9, 11 में से 7 गए, पीछे बच गया 4। ये जो मान प्राप्त हुआ उस मान की तुलना किसके साथ? 0 के साथ करेंगे। मैंने बताया था 0 के साथ करनी है। जैसे ही मैंने तुलना की, मैंने क्या देखा कि ये मान 0 से बड़ा है और अंडर रूट में रखने के लायक है, मतलब मूल वास्तविक होंगे। तो मूल वास्तविक, ये मान बराबर नहीं है तो मूल वास्तविक और असमान है। यदि बराबर होता तो समान, नहीं तो असमान, मतलब आप मूल कर सकते हो। अब मूल कैसे करेंगे? देखो अब यही सूत्र लगाना है अब मूल ज्ञात करने के लिए। तो फिर मूल ये आ गया अपना सूत्र माइनस का b। ये हमारे इस विविक्तकार के अंदर माइनस का b नहीं होगा, इसके अंदर माइनस का b होगा। स्क्वायर मत करना, प्लस या माइनस, अंडर रूट के अंदर b² - 4AC बट्टा में हो गया 2a। माइनस का माइनस लिख दिया, ये माइनस इस सूत्र के अंदर माइनस है, b का मान। अब b का मान मैं क्या देख रहा हूँ कि -11, यानी b का जो मान है वो भी ऋणात्मक। तो ये जो माइनस है ये तो सूत्र का है, खुद का अगर माइनस है तो वो भी इसके साथ में आएगा, और ये लिखेंगे ऐसे -11। ऐसे नहीं आप कि भाई ये माइनस लगा हुआ है अब और नहीं लगाए, नहीं, अगर इसमें है तो वो भी लगेगा, सूत्र का है वो भी लिखेगा, खुद के अगर खुद के अंदर है तो वो भी लिखा जाएगा। अब देखो आगे प्लस और माइनस, अंडर रूट के अंदर आ गए 49, ये हमने लिख दिया 49, यहाँ पे जो आया था मान वो लिख दिया, और बट्टा में 2 इंटू a का मान, और a का मान यहाँ पे 3 है, ये हमने लिख दिया 3। अब आगे देखिए, अब इसको सरल करेंगे जितना हो सके, इसको सरल करो, ये हो गए 11, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, डबल माइनस होते ही प्लस। ठीक है, आगे देखो प्लस ये माइनस, अंडर रूट निकाल दिया, कितना आ गया 7, यहाँ हो गए कितने 6। इतना मान आने के बाद जब इन दोनों प्लस माइनस के आगे वाला भी सरल कर दो, अंदर वाला भी कर दो, और नीचे वाला भी कर दो। अब इसको छोड़कर वही प्रणाली वापस, एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक। ठीक है, अब इसमें धनात्मक में एक ले लो अल्फा, एक ले लो बीटा, जैसे हमने लिया था पहले द्विघात बहुपद के अंदर, शून्यकों को अल्फा और बीटा, मूलों को भी अल्फा और बीटा ही लेना है। तो एक में धनात्मक ले लो, तो ये सारे वैसे के वैसे लिखे जाएंगे जैसे है। बीच वाला ये जो चिन्ह है उसमें से एक बार आ जाएगा प्लस, यही वैसे का वैसा लिखना है, और एक बार आ जाएगा माइनस। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये हो गए अपने 18/6, तो कितना आ गया अल्फा का मान, ये आ गया 3। वापिस यहाँ आ जाओ, यहाँ मैंने क्या देखा, क्या है 4, ये 6, ये बीटा, दोनों को काटने के बाद बन गया 2/3, ये हो गया अपना बीटा का मान। ये दो जो मान आए वो हो गए अपने मूल। अब देखो मूल क्या आया, एक आ गया 3, एक आ गया 2/3। तो हमने बताओ, जैसे हमने मूलों की प्रकृति के लिए ये सूत्र लगाया था, ये मान के उसमें क्या लिखा था कि मूल वास्तविक मतलब होंगे, ये हुए दोनों, और असमान होंगे, ये देखो दोनों असमान है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ, द्विघात समीकरण। फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रश्न अगर लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर ये हमें प्रश्न करके दीजिए, हम आपको अगली वीडियो में वो प्रश्न करके देंगे। तो नमस्कार।